अंग्रेजों ने 1894 में कानून बनाया था, इसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। 1894 में जो कानून बना इसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। और यह कानून बनाने का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार करना नहीं था, इस कानून को बनाने का उद्देश्य भारत में चर्च और मिशनरियों को जमीन देना था, उनको एस्टेब्लिश करना था भारत में। पूरे भारत में सिविल लाइन बनी हुई है, आपने सुना होगा सिविल लाइन, बड़े बड़े शहरों में सिविल लाइन बनी है। वो जितनी सिविल लाइन बनी है वो सारी इसी कानून के अंतर्गत बनी है, इसी कानून के अंतर्गत जमीनें एक्वायर करके बनी है। अंग्रेजों को बहाना क्या किया, हमें कलेक्टर का ऑफिस बनाना है, कप्तान का ऑफिस बनाना है, हमें जमीन चाहिए। जहां 10 एकड़ जमीन चाहिए होती थी 100 एकड़ जमीन एक्वायर कर लेते थे, कोई बोलने वाला था नहीं, हम लोग गुलाम हो चुके थे। थोड़ा बहुत अपना कलेक्टर ऑफिस बनाया, कप्तान ऑफिस बनाया और बाकी की सारी जमीन वो चर्च और मिशनरीज को बांट देते थे। इसलिए पूरे भारत में जहां आपको सिविल लाइन मिलेगी वहां आधी जमीन का मालिकाना हक चर्च और मिशनरीज के पास है। और वो जमीन दिया था उन्होंने 99 साल की लीज के ऊपर, और वो टोटल जमीन लगभग 40 लाख एकड़ है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लगभग 40 लाख एकड़। और वो सभी 40 लाख एकड़ जमीन की 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है। 1894 में कानून बना, 1895 से देना शुरू किया, तो 1901, 1902, 1905 तक उन्होंने पूरा बांटा। 1905 के बाद जितना उनको बांटना था बांट दिया, तो 99 साल का पूरा हो गया, 2005 में पूरा हो गया। अब वो उसमें से कुछ लोगों ने अपनी एक्सटेंड करा लिया है लीज, लेकिन ज़्यादातर एक्सटेंड नहीं हुई है, और वो जमीन है लगभग 40 लाख एकड़। दूसरा, ये मेरे हाथ में दूसरा कानून है, इसका नाम है वक्फ एक्ट। ये पहली बार 1913 में बना था, जिन्ना ने बनवाया था, और जो जिन्ना वाला वक्फ एक्ट था उससे वो चला 1954 तक, यानी लगभग चला 40 साल। उस 40 साल में वक्फ प्रॉपर्टी थी लगभग 50,000 एकड़। लेकिन आज बाद में 1954 में नेहरू जी ने इस कानून को बदला, बाद में इंदिरा गांधी ने बदला, फिर राजीव गांधी ने बदला, फिर नरसिम्हा राव ने बदला, फिर मनमोहन सिंह ने बदला, और बदलते बदलते इतना इसको बदल दिया कि आज की रेट में वक्फ प्रॉपर्टी है लगभग 40 लाख एकड़। तो 40 लाख एकड़ चर्च और मिशनरीज के पास और 40 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास। हाईवे के किनारे झुग्गियां बन रही है कि नहीं बन रही, जोर से बताइए जरा। जंगलों के किनारे बन रही कि नहीं बन रही है? रेलवे के किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे, नदियों के किनारे, धारावी, ऐसी मिला के लगभग 20 लाख एकड़ जमीन है। तो भारत में 40 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास, 40 लाख एकड़ जमीन चर्च मिशनरीज के पास, और लगभग 20 लाख एकड़ जमीन पे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने झुग्गी बना बना के, मज़ार बना के, दरगाह बना के, कब्रिस्तान बना के इस तरीके से लगभग ले लिया। कितनी ज़मीन है टोटल? 100 लाख। अब समाज इसको जाग के क्या करेगा? आप इसमें ज़मीन कोई वापस ले सकते हैं क्या? जोर से बताइए जरा। स्वाभाविक सी बात है, जहाँ ये कानून बना है वहीं ये कानून बिगड़ेगा। जिसने बनाया वही बिगाड़ सकता है, और बिगाड़ना चाहिए कि नहीं बिगाड़ना चाहिए? अरे भाई, भारत में संविधान है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना, संविधान, सबके लिए समान विधान। आप मुझे बताओ, हिंदू बोर्ड है क्या? जैन बोर्ड है क्या? बौद्ध बोर्ड है क्या? सिख बोर्ड है क्या? फिर वक्फ बोर्ड क्यों? हिंदू ट्रिब्यूनल है क्या? जैन ट्रिब्यूनल है क्या? बौद्ध ट्रिब्यूनल है क्या? सिख ट्रिब्यूनल है क्या? नहीं। तो फिर वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? मजहब के आधार पे। जब मजहब के आधार पे विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? जोर से बताइए जरा। पीछे वाले ढीले पड़ गए, बैटरी डाउन है क्या? मजहब के आधार पे विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे मंत्रालय और आयोग चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलना चाहिए क्या? मजहब के आधार पे लोन और वजीफा चलना चाहिए क्या? अगर नहीं, इसलिए कहता हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और इन चीजों को लिखना शुरू करिए। कम से कम जो बातें आपको ठीक लगती हैं उसको 5,000 और लोगों तक पहुंचा दीजिए। पहुंचा सकते हैं क्या? हमने
वक्फ बोर्ड को पहले चैलेंज किया था, वक्फ ट्रिब्यूनल को चैलेंज किया था, हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, अल्पसंख्यक आयोग को भी चैलेंज किया है, मदरसा को भी चैलेंज किया है, अलीगढ़ की क्राइटेरिया को भी चैलेंज किया है, जामिया को भी चैलेंज किया है। हमारा ये कहना है, भारत जब सेकुलर हो चुका है, सेकुलर हो गया ना, जब सेकुलर हो गया फिर मजहब के आधार पर भारत में नियम कानून नहीं होना चाहिए, वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन नहीं होना चाहिए, मदरसा नहीं होना चाहिए, मिशनरी स्कूल नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रखना, अगर मजहब के आधार पे चीज़ें चली तो जो आपने कल्पना नहीं किया है वो चीज़ें होंगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इतिहास से मैंने जितनी कैलकुलेशन किया उस इतिहास का आंकड़ा बता रहा हूं। मजहब के आधार पे चीज चलेगी, अलगाववादी सोच खत्म नहीं होगी। तो तरीका यही है कि भारत में जो 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है उसको वापस ले लिया जाए। जो लोग अपना कागज दिखा सकते हैं वो कागज दिखाएं, नहीं तो जमीन ले ले। बड़ी सीधी सी बात है भाई, मुगल चले गए तो पूरा जमीन का मालिकाना हक किसको ट्रांसफर हुआ? अंग्रेजों को। और जब अंग्रेज चले गए तो पूरा देश का शासन किसको ट्रांसफर हुआ? राष्ट्रपति को। आज की डेट में हमारे भारत का मालिक किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को। आप देखिए जितने भी आपके एडवर्टीजमेंट आएंगी जमीनों का आएगा, किसके नाम पे आता है? राष्ट्रपति के नाम पे। तो मुगलों का सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके पास गई? राष्ट्रपति के पास। फिर उसमें वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल कहां से बीच में आ गया? और वैसे भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकार नहीं, और बाबर, हुमायूं को वक्फ का अधिकार नहीं तो उनके निज़ामों को, उनके नवाबों को, उनके तिमारदारों को, उनके जागीरदारों को, उनके ज़मींदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो अवैध चल रहा है इसका समाधान यही है कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। अकेले मेरे आवाज़ उठाने से बात नहीं बनेगी। हर व्यक्ति इसको प्रतिदिन 5 मिनट का टाइम निकाल के अपने सोशल मीडिया में लिखना शुरू करे। सोशल मीडिया का उपयोग सामाजिक कार्य के लिए करिए, सनातन के लिए करिए, तो बहुत जल्दी इसमें बदलाव आएगा। अगला सवाल, घुसपैठियों को कैसे बाहर किया जाए? मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैंने आंकड़ों के साथ बताया है कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबको उसमें नोटिस हो रखा है। और ये जो घुसपैठी यहां हैं वो 5 के 5 ही करोड़ नहीं है। मैं भी कुछ दिन पहले गया एक घुसपैठियों की बस्ती में, वहां इतने सारे बच्चे घूम रहे थे। आज मैं अपने सोशल मीडिया पे फोटो डालूंगा, आप लोग देख लेना, फेसबुक वाले देख लेना। एक परिवार की मैंने गिना 22 बच्चे। एक को कितने? जोर से बोलिए, एक को कितने? आपको 22 करने में कितने परिवार चाहिए? नहीं 22 तो कम से कम 11 तो चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर इस कार्यक्रम के खत्म होते वो फोटो डालूंगा, आप लोग मेरे फेसबुक पे आके देख लेना। एक परिवार और 22 बच्चे। हाँ, मां 3-4 थी, पिता एक था, फादर एक था, मां 3-4 थी। वो फोटो से आप लोग गिन लेना, उसमें 3-4 दिख भी रही है माएँ। हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं या आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं? जोर से बताइए जरा। डेमोग्राफी बदल रही कि नहीं बदल रही? आपके मुरैना की बदल रही कि नहीं बदल रही? जिसको लग रहा हो ना बदल रही हो, एक काम करना, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, इसकी वोटर लिस्ट देख लेना, और 25 साल पहले 1999 में जो चुनाव हुआ था उसकी वोटर लिस्ट देख लेना। आप भारत के किसी भी वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लो। भारत के किसी विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देख लो। भारत के किसी जिले की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लो। भारत के किसी तहसील की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी चेक कर लो। आपके होश उड़ जाएंगे जिस तेजी के साथ हो रही है। ये बहुत बड़ा खतरा है। अब घुसपैठ हो क्यों रही है? घुसपैठ इसलिए हो रही है कि हमारे देश में घुसपैठियों को रोकने के लिए जो कानून चल रहा था, ये देखिए, दिख रहा है आपको? फॉरेनर एक्ट 1946। हाईवे बन गया, एक्सप्रेसवे बन गया, चांद पे पहुंच गए, मंगल पे तैयारी। और घुसपैठ वाला कानून 1946 वाला। घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। एक बीएसएफ का कमांडेंट अभी बॉर्डर पे पकड़ा गया,
उसके पास 22 करोड़ रुपए मिले हैं। पर हेड वो 2000 लेता था बांग्लादेशी घुसपैठियों को अंदर भेजने के लिए। 22 करोड़ का मतलब उसने 1,10,000 बांग्लादेशियों को अंदर करा दिया। यह कड़वी सच्चाई है। इसलिए मैं कह रहा था, पेट साफ हो जाएगा, सारी समस्या ठीक हो जाएगी। हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। वो घुसपैठिया बॉर्डर पे 2000 दे के अंदर आया और कॉमन सर्विस सेंटर वाले कितने में आधार बना रहे हैं? 2000 में। नगर निगम वाले बर्थ सर्टिफिकेट कितने बना के दे रहे हैं? 2000 में। तहसील का दलाल राशन कार्ड कितने बनवा के दे रहा है? 2000 में। आरटीओ ऑफिस का दलाल ड्राइविंग लाइसेंस कितने बना के दे रहा है? 3000 में। 10 से 12,000 रुपए खर्च करके 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेता है। क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो आप। एक सिस्टम बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमारे देश में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला करने वालों को कुछ नहीं हुआ, गमले में गोभी उगाने वालों को कुछ नहीं हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G हो गया, कुछ नहीं हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला हो गया, कुछ नहीं हुआ। दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है। चीन के कानून मंत्री को फांसी दे दिया। चीन का कंपनी का ठेकेदार था, उसने अपने वेंडर से कुछ पैसे ले लिया था, उठा के फांसी दे दिया। दुनिया के कई देशों में जो आर्थिक अपराध है उसको सबसे जघन्य माना जाता है। जैसे ड्रग स्मगलिंग किसके लिए किया जाता है? आर्थिक लाभ के लिए। तो सिंगापुर में उसमें फांसी है, आजीवन कारावास है ही नहीं है। घूस किस लिए किया जाता है? आर्थिक लाभ के लिए। और चाहे वो ड्रग स्मगलिंग हो चाहे करप्शन हो, ये अनप्लान्ड नहीं है, वेल प्लान्ड होता है। सड़क पे आप जा रहे हो, गाड़ी टकराई गई, कोई मर सकता है, ये अनप्लान्ड है। लेकिन अगर आप पैसा लेके उसका आधार बना रहे हो, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हो, राशन कार्ड बना रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो, वोटर आईडी बनवा रहे हो, ये अनप्लान्ड नहीं है, होशो हवास में काम हो रहा है। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे देश में ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ है, पूछो नहीं। इतने घोटाले हो गए आज तक, न किसी को फांसी हुई, न किसी की नागरिकता खत्म हुई, न किसी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। जब तक खौफ नहीं पैदा होगा तब तक घुसपैठिए आते रहेंगे। सवाल यह है घुसपैठिए जाएंगे कैसे? इतने बड़े देश में 5 करोड़ घुसपैठियों को एनआरसी के द्वारा पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। असम में एनआरसी हुई थी, फेल हो गई। असम में सर्बानंद सोनोवाल जी जब वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी करने का ऑर्डर दिया था। और जब एनआरसी शुरू हुई तब तक वो खुद ही मुख्यमंत्री बन चुके थे। आप कल्पना करिए, जिसकी पीआईएल पे एनआरसी का ऑर्डर हुआ और वो मुख्यमंत्री बन चुका है, एनआरसी कराने में कोई कोर कसर छोड़ेगा क्या? और जानते हैं उनके कार्यकाल में एनआरसी फेल हो गई। कैसे? जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला तब तक घुसपैठियों ने 10 से 12,000 रुपए में 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा लिए। और जब एनआरसी हुई, एनआरसी में क्या होता है, लेखपाल पटवारी जो कर्मचारी आते हैं वो घर घर रजिस्टर लेके आते हैं, नाम लिखते हैं। जब वो घर घर आए तो घुसपैठियों ने उनको 2,000 रुपए पर हेड के हिसाब से फिर पैसा दे दिया। मान लो 10 लोग थे तो 20,000 रुपए पकड़ाया। हमारे कर्मचारी सरकारी इतने समझदार होते हैं, उन्होंने जहां जहां पैसा मिल रहा था उनका नाम लिख दिया रजिस्टर में। लेकिन उनको लगा कि बाद में रजिस्टर बनेगा, असम की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो दिन भर जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे उतने शाम को असम वालों का नाम निकाल देते थे। तो जब एनआरसी कंप्लीट हुई तो पता चला रोहिंग्या बांग्लादेशी असम के नागरिक बन गए और असम के नागरिक घुसपैठिए हो गए। यह है भ्रष्टाचार का कमाल। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे लाख कहूं जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू, जागो जागो हिंदू, जागो, क्या कर लोगे आप? आप आधार रोक सकते हो, राशन कार्ड रोक सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस रोक सकते हो, कि बॉर्डर पे आप खड़े होकर पहरा दे सकते हो। क्या करोगे आप? घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ के कारण हमारा डेमोग्राफी बदल रही है। घुसपैठ के कारण राष्ट्रतांतरण हो रहा है। समाधान यही है कि सबसे पहले बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। मेरी पीआईएल चल रही, मैंने इसमें यही मांग किया है। इस बीएनएस को तत्काल बदलने की ज़रूरत है। इसमें एक चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू लफ्ज़ जिहाद। नाम कुछ अलग कर लीजिए, जिहाद लिखने में दिक्कत आ रही है तो एक चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। एक चैप्टर जोड़ने की ज़रूरत है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन।
और धर्मांतरण और घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करने की जरूरत है। इसको देशद्रोह घोषित करने की जरूरत है। इसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। तब अपने आप ये भाग जाएंगे। नहीं तो ये देख लीजिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूं। आपको ये पन्ना दिख रहा है आपको? रायबरेली में 20,000 घुसपैठियों ने अपना नाम जुड़वा लिया। और जानते हैं 20,000 में से 15,000 हिंदू नाम से उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट बनवा लिया। ये नया ट्रेंड चल रहा है। जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, अब वहां पे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। और हिंदू नाम से डॉक्यूमेंट बनाने से एक नया खतरा और पैदा हो रहा है। नया खतरा यह पैदा हो रहा है कि जब ये 2-4 साल रह लेंगे, उसके बाद ये सामूहिक धर्मांतरण का नाटक करेंगे। अब सोचिए, एक भारत में 800 जिले में से एक जिले में एक साल में 20,000 घुसपैठियों ने अपना डॉक्यूमेंट बनवाया है। पूरे देश में कितना बना होगा? और पिछले 10 साल 20 साल में कितना बना होगा अगर एक साल में इतना बन गया? और इसमें 15,000 टिंकू, मिंकू, गुड्डू, राजू, सोनू नाम से बना हुआ। जब इनका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा सारा, 2-4 बार वोट दे लेंगे, उसके बाद वहां जलसा होगा और उस जलसे में कहेंगे हिंदू धर्म में बहुत छुआछूत है, इसमें यह है, ब्राह्मण परेशान करते हैं, यहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है, हम जी इस्लाम कबूल करेंगे। पूरी दुनिया में बदनामी होगी। और मैं कह रहा हूँ 5 साल अगर ये खेल अभी नहीं रुका, 5 साल के बाद पूरे देश में शहर शहर सामूहिक जलसे होंगे और शहर शहर सामूहिक धर्मांतरण का ड्रामा होगा। पूरी दुनिया में सनातन धर्म को बदनाम कर दिया जाएगा। अरे भैया, ऐसा क्या हो गया कि पूरे भारत में लोग सब धर्मांतरण करते चले जा रहे हैं। ये हमारे लिए नया खतरा है। ये दूसरा देख लीजिए, पाकिस्तानियों ने भी बनवा लिया आधार। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा नहीं दिख रहा? पाकिस्तानियों ने बनवा लिया आधार। ये तीसरा, 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, उनके साथ से पासपोर्ट भी मिल गया। और सबसे बड़ी बात ये कि 15,000 रुपए में सारा डॉक्यूमेंट बन जाता है और 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो 5 लाख रुपए का सामान खींच लेते हैं। 3-3.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास, हर महीने मुफ्त का राशन, बच्चों को 18-20 जो बच्चे हैं उनको सबको लोन वजीफा, सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया, वहां से वजीफा आ रहा है, कपड़ा आ रहा है, जूता मोजा आ रहा है। और ये सब किसके पैसे से हो रहा है? जोर से बताइए जरा, जोर से बोलिए, किसके पैसे से? आपके पैसे से घुसपैठिए यहां बस रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? फिर तो आपको ही बोलना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये खतरा है। मुझे लगता है समय काफ़ी हो चुका है, बात को यहीं समाप्त किया जाए। हमें दतिया भी पहुंचना है, 2-3 घंटे का समय भी लगेगा। अगर सवाल एक है तो एक ले सकते हैं। चुनाव पद्धति का बुरा हाल है कि नहीं भ्रष्टाचार?